बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ कमाल खान एंड यू आर वाचिंग फिज़िक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को। तो आप लोगों का जो चैप्टर 2 है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, उसके अंदर आप लोगों को कोई इस तरह का टॉपिक नहीं मिलेगा टाइप्स ऑफ वेक्टर को, लेकिन यहाँ पर इसको समझना और पढ़ना इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि इस चैप्टर को समझने के लिए जो यहाँ पर हम टाइप्स डिस्कस करेंगे वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप लोग इन टाइप्स को समझोगे तो आपके लिए चैप्टर को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वेक्टर्स के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चंद एक वन टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के लिए इस लेवल पर इनफ हो, ठीक है, जो कि आप लोगों को इस चैप्टर में हेल्प कर सकें। तो बढ़ते हैं टाइप नंबर 1 की तरफ, जो कि हमारे पास है ज्योमेट्रिक वेक्टर। ज्योमेट्रिक वेक्टर, ये ज्योमेट्रिक वेक्टर कौन से होते हैं? तो जब भी हम किसी वेक्टर को ड्रा करते हैं तो हम दो तरह से ड्रा करेंगे, या तो हम उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रा करेंगे या फिर हम विदाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। तो अगर हम किसी वेक्टर को विदाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे क्या? ज्योमेट्रिक वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर लेके अ वेक्टर which we draw without coordinate system, जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई प्लेन के अलावा ड्रा करते हैं तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे क्या? ज्योमेट्रिक वेक्टर। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास होता है अलजेब्रिक वेक्टर। अभी अलजेब्रिक वेक्टर कौन सा होता है? तो वो वेक्टर जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रा करते हैं तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं अलजेब्रिक वेक्टर। अ वेक्टर which we draw in the coordinate system, in the coordinate system, a vector which we draw in the coordinate system, तो फिर ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे अलजेब्रिक वेक्टर। अच्छा, थर्ड जो टाइप है बड़ा इंपॉर्टेंट है, नल वेक्टर। नल वेक्टर, इस पर आप लोगों से काफ़ी सारे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो इस वाले टाइप को ज़रा और भी ध्यान से सुने। नल वेक्टर को हम ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ीरो वेक्टर। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पर लेके एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ज़ीरो होता हो तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं नल वेक्टर। इसकी जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ तो ये सारे के सारे आप लोगों के लिए एमसीक्यूज हैं, तो इनको याद रखिएगा। अच्छा, नल वेक्टर को अगर हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना हो, सिंबॉलिकली अगर इसको हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम ओ या ज़ीरो लिखते हैं और उसके ऊपर हम एरो का साइन लगाते हैं। क्लियर है? इसी तरह से अगर हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, अगर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कल वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर हमने किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो फिर लाइन हम कितना ड्रा करेंगे? तो याद रखिए, इसके लिए हम लाइन को ड्रा नहीं करेंगे बल्कि इसके लिए हम सिर्फ एक डॉट को वो लिखेंगे, एक डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसके बाद इसको हमने ड्रा कहाँ पर करना है? अगर हमने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रा करना हो तो कहाँ पर ड्रा करेंगे? तो बेटा याद रखिए, इट विल बी ड्रॉन एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर ये हमारे पास लेट सपोज एक्स वाई प्लेन है तो अगर यहाँ पर मैंने ज़ीरो वेक्टर को ड्रा करना हो ग्राफिकली तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। अभी इसका डायरेक्शन हमारे पास कौन सा होगा? तो बेटा याद रखिए, नल वेक्टर के डायरेक्शन को हम कहते हैं आर्बिट्री डायरेक्शन। क्या कहते हैं? आर्बिट्री डायरेक्शन।
इसका मतलब ये है कि ये एक डार्ट है, तो इस तरफ भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हैं, एनी डायरेक्शन में हम इसको ड्रा कर सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्शन को बेटा हम कहते हैं आर्बिट्री डायरेक्शन। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है इनके बेस पर आप लोगों से MCQs पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों का एक कंसेप्ट क्लियर करवाऊँगा। हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, एक होता है ज़ीरो और दूसरा हमारे पास होता है ज़ीरो वेक्टर। क्लियर है? इसको ज़रा ध्यान से सुने। एक हमारे पास होता है ज़ीरो और एक हमारे पास होता है ज़ीरो वेक्टर। हो सकता है किसी बच्चे के माइंड में ये बात आ रही हो कि अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो फिर इसका वेक्टर बनाने का क्या मकसद होता है, वैसे भी ये तो ज़ीरो है तो फिर इसको हम वेक्टर क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। एक हमारे पास होता है बेटा ज़ीरो और दूसरा हमारे पास होता है ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक बॉडी है। लेट्स से ये कोई भी एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास क्या है, m है। अब ज़ीरो का क्या मतलब है, यहाँ पर ज़ीरो फोर्सेस लग रहे हैं, कोई भी फोर्स इस बॉडी के ऊपर जो है वो एक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं बात करूँ ज़ीरो वेक्टर की, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ज़ीरो वेक्टर का बेटा मतलब ये होता है कि एक फोर्स जो है, लेट सपोज 10 न्यूटन का, वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और दूसरा फोर्स वही सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेगी और रिजल्ट में हमारे पास जो नेट फोर्स होगा वो हमारे पास 0 न्यूटन के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये जो हमारे पास यहाँ पर आ गया, इसको असल में हम कहते हैं नल आर ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो का क्या मतलब था कि बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। लेकिन ज़ीरो वेक्टर का क्या मतलब है, ज़ीरो वेक्टर का ये मतलब है कि बॉडी के ऊपर जो है दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो के बराबर आ रहा है। तो नल वेक्टर का बेटा असल में मतलब ये होता है कि कोई भी, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई भी लेट सपोज दो वेक्टर्स है और वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर रही है और रिजल्ट में हमें ज़ीरो मिल रहा है, तो तब उसको हम कहेंगे ज़ीरो वेक्टर या फिर हम कहेंगे नल वेक्टर। क्लियर है? तो ये हो गया नल वेक्टर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर को, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर आप लोगों से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यूनिट वेक्टर का यूनिट हमारे पास कौन सा होता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं कि यूनिट वेक्टर हमारे पास होता क्या है। ठीक है? तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, अगर हम सिर्फ देखें यूनिट को, तो यूनिट का टर्म हम जहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब होता है वन। जिस तरह आप लोग कहते हो ना इन यूनिट टाइम, तो यूनिट टाइम से हमारा मतलब होता है 1 सेकंड, 1 मिनट और 1 आवर। क्लियर है? इसी तरह से कोई भी जब हम यूनिट के टर्म्स में बात करते हैं तो यूनिट का मतलब होता है 1। क्लियर है? तो यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है, तो बेटा यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 के बराबर हो। तो यहाँ पर लिखिए एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो, 1 हो। क्लियर है? अच्छा, क्लियर हो गया। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो अगर इसको मैं किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो इस पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो फिर यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर को किस लिए डिफाइन किया, तो बेटा याद रखिए यूनिट वेक्टर को हमने इसलिए डिफाइन किया कि ये इस्तेमाल होता है यूज टू शो डायरेक्शन। इसको जो है डायरेक्शन को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, डायरेक्शन को शो करता है। अगर हमने किसी क्वांटिटी का डायरेक्शन चेक करना हो तो वो हमें कौन बताता है, यूनिट वेक्टर हमें बताता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पर लेके जो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यूनिट वेक्टर्स हैज़ नो यूनिट। यूनिट वेक्टर्स का हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो अभी हम देखेंगे। इसके साथ साथ लगे एफ वी मल्टीप्लाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और डिवाइड अ यूनिट वेक्टर with another quantity, it will not affect the magnitude of the quantity.
अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो चूँकि इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 के बराबर होता है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो किसी भी चीज़ को अगर आप लोग 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 से डिवाइड करें तो उस पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? अभी थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि यूनिट वेक्टर का हमारे पास जो है वो यूनिट क्यों नहीं होता, इसकी क्या वजह है। तो बेटा याद रखिए, इस चैप्टर के स्टार्ट से मैं आप लोगों को समझाता आ रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर हो, ठीक है, तो वेक्टर के पास हमेशा दो चीज़ें होती हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ में इसका जो है वो डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ इसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अभी लेट सपोज मैं यहाँ पर कंसिडर कर देता हूँ कि ये जो वेक्टर है तो ये असल में हमारे पास क्या है, ए है। क्लियर हो गया? अगर मैंने ए का मैग्नीट्यूड चेक करना हो तो ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड, और अगर मैंने ए का डायरेक्शन चेक करना हो तो ये हो गया ए का डायरेक्शन। क्लियर है? ये वेक्टर ए है, ये ए का हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम जिस वेक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तो हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये असल में हमारे पास क्या है, ये असल में एक यूनिट वेक्टर है। क्या है ये असल में हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है। अभी अगर मैंने इसी यूनिट वेक्टर को मालूम करना हो तो किस तरह से करेंगे, तो इसको बेटा यहाँ पर शिफ्ट करें। सो ए यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी यहाँ पर हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि लेट से ये जो ए वेक्टर हमारे पास है, लेट सपोज ये बराबर हो गया, मैं लिख देता हूँ दैट ए इज़ इक्वल टू 50 किलोमीटर्स टू नॉर्थ। क्लियर है? ए इज़ इक्वल टू 50 किलोमीटर टू नॉर्थ। तो यार यहाँ पर ज़रा देखें, ये जो 50 किलोमीटर है तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है ना। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। तो ये हो गया हमारे पास क्या, मैग्नीट्यूड, और ये असल में हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है। अगर मैं इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करूँ, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड, तो ज़रा देखें ए हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 50 किलोमीटर टू नॉर्थ के बराबर है। तो ये आ जाएगा ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स टू नॉर्थ, और ए का जो मैग्नीट्यूड है तो मैंने आप लोगों को बताया कि वो कितना है, वो हमारे पास है 50 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर डिवाइड करें किस चीज़ से, 50 किलोमीटर से। अभी ज़रा देखें, ये 50 जो है इस 50 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बन गया, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 आ गया। और वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भी है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक हो गया? तो इसका हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड कितना, 1 आ गया। अच्छा, ये किलोमीटर जो है इस किलोमीटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या इसका कोई यूनिट बच गया? बिल्कुल नहीं बच गया, क्योंकि किलोमीटर जो है वो तो किलोमीटर के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर जो है ये ए का हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 आ गया और इसके पास कोई भी यूनिट नहीं है। क्लियर है? इसके पास हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं है। अच्छा, तो इसके पास क्या है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन है, टू नॉर्थ लेट सपोज। क्लियर हो गया? तो बेटा यूनिट वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता और उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से रिलेटेड होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिट वेक्टर का हमारे पास कोई यूनिट होता है, तो उसका हमारे पास बिल्कुल भी कोई यूनिट नहीं होता। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यूनिट वेक्टर्स को अगर हमने हासिल करना हो तो हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये जो यूनिट्स होते हैं ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर आप लोग इसको खुद स्टडी कर सकते हो, बड़ा आसान सा है, आप लोग ज़रा बुक में इसको स्टडी करें। अगर वो आप लोगों को क्लियर हो जाता है तो फिर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को कोई उसमें प्रॉब्लम्स हो तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।